आशुतोष जी, मैं सबसे पहले सवाल मेरा ये है कि आपका जन्म कहाँ हुआ? आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? और ये जो साहित्य है, जो कभी कविता के रूप में, कभी लेखों के रूप में, कभी कहानियों के रूप में, कभी संस्मरणों के रूप में आपके अंदर उतरता है और पुस्तकों के रूप में हमारे सामने आता है, उसके बीज कहाँ से पड़े? जयप्रकाश जी, मेरा जन्म कानपुर में हुआ और मेरी शिक्षा दीक्षा भी कानपुर में हुई। प्रारंभिक शिक्षा तो एक स्कूल था, मेलबर्न स्कूल, वहाँ हुई कक्षा 4 तक। और उस कक्षा 5 से लेके कक्षा 12वीं तक मेरी शिक्षा एक पब्लिक स्कूल था, वहाँ सरपदम सिंघानिया एजुकेशन सेंटर, अंग्रेजी माध्यम से मेरी शिक्षा हुई। और फिर मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बीएससी किया और तत्पश्चात अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। ये सारी जो शिक्षा दीक्षा है, पूरी शिक्षा दीक्षा ये कानपुर में ही हुई। स्कूलिंग मेरी सर पदमपत सिंघानिया एजुकेशन सेंटर में हुई और कॉलेज क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर में। जहाँ तक साहित्य के बीज कैसे पढ़े उसका प्रश्न है, तो मुझे लगता है कि ये बीज लगाने वाले मेरे पिताजी थे, जो खुद अंग्रेजी और हिंदी में लिखते थे। वे अंग्रेजी और हिंदी के शिक्षक थे। कानपुर में ही हरसाए जगदम्बा साई इंटर कॉलेज में वो पढ़ाते थे और साथ साथ साहित्य सृजन भी करते थे। लेकिन परिवार और समाज की जो जिम्मेदारियां थी, उनके चलते जो उनकी साहित्य साधना थी वो अधूरी रह गई। लेकिन कभी कभी वे कविताएं लिखते थे और कविता लिखने में जो उनको रस मिलता था वो उनके चेहरे, उनकी अभिव्यक्ति में साफ दिखाई पड़ता था। तो उन्होंने ही मुझे अच्छे साहित्य से परिचित करवाया। मुझे याद है, इसका उल्लेख मैंने पहले भी किया, कि गर्मियों की छुट्टियों में जब उन दिनों पढ़ने की परंपरा हुआ करती थी और लोग समय बिताने के लिए अच्छी पुस्तकें पढ़ा करते थे, तो कक्षा 7 में गर्मियों की छुट्टियों में मुझे उन्होंने मानसरोवर का सेट ला के दिया था और प्रेमचंद की कहानियों से पहला परिचय उस सेट के माध्यम से हुआ था। फिर जैसे पाठ्य पुस्तकों में जो कविताएं होती थी या जो लेख होते थे, जो कहानियां होती थी, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में, तो उनका आग्रह रहता था कि इनके अलावा भी इन लेखकों की तुम और कहानियां और कविताएं पढ़ो। उससे तुम्हें जीवन की सूक्ष्मता के विषय में पता चलेगा। और कहीं जैसे कोई त्योहार हुआ या किसी मेले में जाने का सौभाग्य मिला या किसी सर्कस में वो ले गए, तो उस घर आने के बाद वो इस बात को बोलते थे कि अपने अनुभव या जो तुमने देखा महसूस किया उसको दोनों भाषाओं में लिखो, अंग्रेजी में भी लिखो अपने शब्दों में और हिंदी में भी। तो उससे लगता है कि मुझे धीरे धीरे और आप मेरे अंदर भी ये भ्रम जगा कि शायद मैं भी एक दिन लेखक बनूंगा। और जब शुरुआत में आप तुक बैठाना सीखते हैं, ये सोचते हैं कि चाल ढाल माल पाल अगर आपने समझ लिया तो आपको कविता आ गई। तो उस समय कविता या लिखने का और कवि होने का भ्रम जैसा जागा था। लेकिन आज मैं इस बात को कह सकता हूँ कि मैं अभी भी अपने आप को कवि नहीं मानता। प्रयास कर रहा हूँ जीवन जीने का, अपने अनुभवों को गहराई से समझने का, जिस किसी से मिलता हूँ उसको समझने का प्रयास करता हूँ, जो घटना होती है उसको समझने का प्रयास करता हूँ और उनको शब्दों में ढालने का प्रयास मात्र है। अब अगर ये साहित्य का रूप ले लेता है तो ये सब ईश्वर की। पिताजी अभी हैं? जी। क्या उनको पता है वो आपकी पुस्तकें पढ़ते रहे हैं, पढ़ते हैं? उन्होंने मेरी सारी पुस्तकें पढ़ी हैं और कुछ अधूरे शब्द में मैंने, जो उनकी एक कविता थी जिसकी 3 पंक्तियां मुझे याद हैं और जो मैंने बचपन से सुनी, मैंने उन पंक्तियों को आगे बढ़ाते हुए उस कविता को अपना बनाया। मैं चाहूँगा कि अगर आप इसको हाँ, हमारे बिल्कुल। दर्शकों के लिए पढ़ सकें। बिल्कुल। चूँकि आपने पिताजी की बात हो रही है जी। और आपके ऊपर जो भी प्रभाव है, आपका मानना है कि वो पिताजी की उस परवरिश की देन है जिसके चलते आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में समान रूप से लिख सके। और यह किसी भी पिता के लिए, हम मैं अपने दर्शकों को भी बताऊं जो लोग उम्र के हैं, अपने बच्चों को किताबों से जोड़ने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं। यह हमारे जो भी साहित्यकार इस कार्यक्रम में आते हैं,
हमारी कोशिश होती है कि आप अगर हमें सुन रहे हैं तो उनके जीवन से कुछ न कुछ आप सीखें। तो आशुतोष जी के जीवन से जो इनके पिताजी की यह किसी भी पिता की ओर से कितनी बड़ी बात है कि वह अपने बच्चे को अगर साथ ले जा रहे हैं तो लौटने के बाद कह रहे हैं कि अपने अनुभव दोनों भाषाओं में दर्ज करो। तो इससे क्या है, एक तो लिखने की हैबिट, दूसरा याद रखने की क्षमता, तीसरा उस परिदृश्य को फिर से प्रस्तुत करने की। तो जो साहित्य का बीज है या लेखन का बीज है, जो कहीं न कहीं आपको जोड़ता है समय से, समाज से, मनुष्यता से, उससे जुड़ने का माध्यम जो बना, तो आप भी सीख सकते हैं, आप भी इस काम को कर सकते हैं, कविता अगर मिल गई हो। जी, कविता का शीर्षक है क्या करेंगे हम न गाएं। ये उनके व्यक्तित्व का पहलू है कि जो भी चीज़ की जाए उसका ज़्यादा प्रदर्शन ना हो, उसके बारे में किया ज़्यादा जाए, गाया कम जाए। तो उसी पे है क्या करेंगे हम न गाएं, जो है करना कर दिखाएं। क्या करेंगे हम न गाएं, जो है करना कर दिखाएं। कब विधाता भेद अपना खोलता है, कब विधाता भेद अपना खोलता है। अब यहाँ से कविता मैंने अपनी बनाई। ये कब विधाता भेद अपना खोलता है, सृष्टि का कलरव स्वयं ही बोलता है। सूर्य निकला और आभा दूर फैली, सूर्य निकला और आभा दूर फैली, हर तरफ आशा यहाँ भरपूर फैली। सूर्य कब है शोर करता, सूर्य कब है शोर करता, चांद भी चुपचाप रहकर स्वप्न मिश्री घोलता है। कब विधाता भेद अपना खोलता है। शोर करती हैं गरजती कुछ हवाएं, शोर करती हैं गरजती कुछ हवाएं, व्यग्र लहरें भी व्यथा में कुलबुलाएं। किंतु कब तूफान अंबर की बना पहचान, किंतु कब तूफान अंबर की बना पहचान, सागर निधि अतल में जोड़ता है। कब विधाता भेद अपना खोलता है बनाया भव्य मंदिर दिव्य सुंदर, है बनाया भव्य मंदिर दिव्य सुंदर, जोर से उसको पुकारा मंत्र पढ़कर। खूब बजती घंटियां हो, खूब बजती घंटियां हो, किंतु मेरे आर्त स्वर से ही कन्हैया डोलता है। कब विधाता भेद अपना खोलता है, कब विधाता भेद अपना खोलता है। क्या बात है! बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जो साहित्य के बीज और संस्कार आपको अपने पिताजी से मिले, सिविल सेवाओं में आपका चयन कैसे हुआ? और उसके बाद जो आपके जीवन की व्याप्ति थी, आपने जो डिग्रियां हैं वो भी अगर आपकी नियुक्तियों को हम देखें तो असम कैडर आपको मिला, वहाँ तमाम ज़िलों में भी आप रहे और वहाँ के महत्वपूर्ण विभागों में जिनमें कॉमर्स है, इंडस्ट्रीज़ है, ट्रांसपोर्ट है, स्पोर्ट्स है, यूथ वेलफेयर है। एक आईएएस अफ़सर की ज़िंदगी कोई सहज ज़िंदगी नहीं होती और मेरे तमाम नौकरशाह मित्र रहे हैं, मैं जानता हूँ कि बाहर से दिखाई देता है कि बहुत आसान और बहुत सत्ता का जीवन है और बहुत सहज है। लेकिन तथ्यता यह है कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा व्यस्त जीवन होता है और बहुत सारे दायित्व होते हैं। एक तरफ आप ग्राउंड पे जूझ रहे होते हैं, दूसरी तरफ सीनियर अफ़सर होते हैं, फिर उसमें सत्ता और राजनीति भी होती है, मंत्री भी होते हैं, विधायक, सांसद भी होते हैं, तमाम लोगों की अपेक्षाएँ होती हैं। तो इतने व्यस्त जीवन में भी लेखन का जो समय है, वह कैसे निकलता है? और अभी आपने बातचीत में हमारे मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि आपने कहा मैं अभी कवि नहीं हो सका हूँ, लेकिन मैं जब आपके रचना कर्म को देखता हूँ तो वह कई खंडों में बँटा हुआ है। आप एक कथाकार के रूप में भी आपकी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं। जो आपने निबंध लिखे हैं, ललित निबंध लिखे हैं, उनमें बहुत सारी संस्मरणात्मक अनुभव हैं, वो अलग है, कविताएँ अलग त्वरा की हैं। तो आप तो बहुविध विधाओं में लिख रहे हैं, तो मूलतः आप बतौर लेखक किस तरफ बढ़ना चाहते हैं? किस तरफ बढ़ना चाहते हैं, यहाँ से शुरुआत करेंगे। अ, इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास है नहीं, क्योंकि अगर मेरे अंदर इस बात का अहंकार हो कि जो रचना है वो मेरी है, तो मैं उस रचना का अपमान कर रहा हूँ या उस रचना की प्रेरणा का अपमान कर रहा हूँ। मुझे लगता है, और ये मेरा
मानना है, मैंने बार बार कहा है कि मुझे लगता है कि कोई भी रचना कर्म बिना ईश्वरीय प्रेरणा के संभव ही नहीं, बिना उसकी कृपा के संभव नहीं। और एक बार किसी मित्र से एक पुस्तक पर बातचीत के क्रम में मैंने कहा था, और उस पर मैंने एक बाद में एक कविता भी लिखी थी। पुस्तक का नाम था ग्रेस एंड ग्रेविटी। तो मेरा ग्रेविटी और ग्रेस दोनों के कंपैरिजन में, ग्रेविटी यानी कि वस्तुओं या व्यक्तियों का नीचे आना उनकी स्वाभाविक गति, लेकिन उनका ऊपर उठना तभी संभव है जब ऊपर से कोई ग्रेस आए, ईश्वर की कृपा हो। तो लिखना, मुझे लगता है कि रचना जो है, सृजन, एक वैसी ही प्रेरणा से संभव होता है। जहाँ तक आपने व्यस्तताओं की बात की, एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी का जीवन कैसा होता है, उस जीवन में क्या संघर्ष हैं, क्या चुनौतियाँ हैं, या क्या अवसर है, क्योंकि हर चुनौती एक अवसर भी होती है। तो मुझे लगता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की सुंदरता इसी बात में है कि आप एक मल्टी स्टेक होल्डर सिस्टम में काम करते हैं, जिसमें कई लेयर्स हैं, और उन लेयर्स के बीच में नेविगेट करना और एक बड़े उद्देश्य में सबको साथ लेकर उस उद्देश्य की प्राप्ति करना, ये उसके लिए संतोष का सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है। तो असम में लगभग 20 वर्ष व्यतीत करने के बाद मैं पिछले 4 वर्षों से दिल्ली में कार्यरत हूँ, और इस बात का भी उल्लेख मैंने पहले किया कि व्यस्तता है, इसलिए लिखने की आवश्यकता भी उतनी अधिक है, क्योंकि इतनी सारी शक्तियाँ हैं जो आपके अंदर, जो मनुष्य है, उसे हिलाने में, डिगाने में लगी हुई हैं। तो उसको बचाने का काम भी तो आपको करना है, उसको सहेजने का काम करना है, उसको संवारने का काम करना है। तो वो मुझे लगता है कि साहित्य के माध्यम से संभव होता है। जब आप कुछ लिखते हैं, आप कुछ रचने जैसा करते हैं, रचते नहीं भी हैं तो रचने जैसा करते हैं, तो भी आपके अंदर का जो मनुष्यत्व है वो शायद बचा रहता है, और उसी को बचाने का प्रयास है। विधाएं कब, कैसे, क्यों, इसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं, उद्देश्य से अधिक जो प्रक्रिया है उसको एंजॉय करते हैं। और इन कविताओं का क्या होगा, इन कहानियों का क्या होगा, इन लेखों का क्या होगा, प्रकाशित होंगी तो कैसे, कितने लोग पढ़ेंगे, इसके विषय में ज़्यादा चिंतित नहीं है। लेकिन सिर्फ एक कार्य है जो मुझे लगता है कि जैसे कि बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए, या बहुत सारे लोग खेलते हैं अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने, उसी तरह मैं भी शायद अपनी मन की थकान मिटाने के लिए लिखने का काम करता हूँ।